नमस्कार, संसद टीवी के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता बख्शी। आज हम अपने खास कार्यक्रम की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इस खास कार्यक्रम का नाम है दिल से दिल की बात। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। जाने अनजाने कहीं ना कहीं लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक खास समस्या की, जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे हम अवसाद से निजात पा सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, जो बेस अस्पताल IDBP के मनोचिकित्सज्ञ हैं, और डॉक्टर कुशल जैन, जो कंसल्टेंट हैं CBS के। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी डॉक्टर कुशल जैन से। डॉक्टर कुशल जैन, डिप्रेशन के क्या प्रकार होते हैं? आमतौर पे डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें मरीज़ को डिप्रेशन बार बार होता है। दूसरा प्रकार जो होता है वो उसको कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन, जिसमें मरीज़ को डिप्रेशन के अलावा तेज़ी या मेनिया जैसे सिम्टम्स भी आते हैं, जो डिप्रेशन का बिल्कुल विपरीत स्वरूप होता है। और अलग अलग तरह के डिप्रेशन, जैसे कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन, या फिर कोई दूसरी बीमारियों के कारण हुआ डिप्रेशन, या फिर सर की चोट लगने के या फिर स्ट्रोक आने के बाद का डिप्रेशन, ये सब प्रकार है। पर मुख्य तौर पे यूनिपोलर और बाइपोलर ये दो डिप्रेशन माने जाते हैं। डॉक्टर, हमें यह भी बताएं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, डिप्रेशन के मुख्य 3 लक्षण होते हैं। ऐसी उदासी जो आप हर रोज़ हर वक्त हफ्तों तक जो चलती है, कम से कम 2 हफ्ते के लिए, जो आपको पता है कि ये मेरी आम उदासी से ज़्यादा है। जी। आम उदासी से ज़्यादा है, आम उदासी से ज़्यादा दर्दनाक है, पेनफुल है एक्सपीरियंस, वो एक सबसे मुख्य लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि जो चीज़ों में आपको आम तौर पे खुशी मिलती है, मज़ा आता है, उस चीज़ों में न करने की इच्छा में कमी आना। और ये आप महसूस कर सकते हो कि ये मैं नहीं हूँ। मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ चीज़ें करूँ, वो कम हो जाती है। तीसरा है थकान, शरीर में थकान या ऊर्जा की कमी। आपको लगता है कि मेरे शरीर शिथिल होता जा रहा है, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। ये मुख्य 3 लक्षण हैं। इसके अलावा हिम्मत कम होना, याददाश्त में दिक्कत, नींद में कमी, भूख में कमी, या आत्मग्लानि, कई बार सुसाइड के जो विचार, ये सारे छोटे सिम्टम्स है, पर मुख्य 3 सिम्टम है। जी डॉक्टर मिश्रा, आप हमें बताएं कि किस उम्र में तनाव ज़्यादा होता है डिप्रेशन का? देखिए, पहले जो देखा जाता था वो जब 40 या 45 वर्ष की उम्र से ऊपर के जो लोग होते थे उनमें मिलता था। लेकिन वर्तमान में बदलते हुए परिवेश में और आजकल जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उनमें ये पाया गया है कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो हमारा यूथ है, जो कि 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की अवस्था में इन लोगों में भी डिप्रेशन देखा जा रहा है। इसके साथ साथ वरिष्ठ लोगों में, जो कि रिटायरमेंट के बाद की एज है या अबव 60 है, उनमें भी डिप्रेशन या अवसाद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने और किस तरीके से हम इस अवसाद से निजात पा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इससे बचाएं? देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ये आज के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है और इसको हम लोगों को समझना चाहिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं और सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन यदि अपनी जीवन शैली में बदलाव किया जा सके तो उसके बाद
बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसे बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, रोज़मर्रा की दिनचर्या में टहलना, फिजिकल एक्टिविटी करना, गेम खेलना, इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, इनको करने से, इसके साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है परिवार और अपने निकट संबंधी मित्रों के साथ यदि संवाद स्थापित हो, सोशल गैदरिंग, ताकि लोग एक दूसरे से मिलें, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का टाइम है। आप प्राय देखते हैं कि एक परिवार में सभी लोग हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन सभी अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि परिवार में जब संवाद होगा तो आप अपनी फीलिंग शेयर करेंगे और भावनाओं का आदान प्रदान होगा। इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ है वो है एडिक्वेट स्लीप। प्रॉपर नींद का लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी, अगर अच्छी नींद आपको आती है तो अगले दिन आपके विचार, आपके शरीर की ऊर्जा, आपकी मनोदशा सभी ठीक रहेगी। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार के अंदर नेगेटिविटी का माहौल, लोग नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर कुछ तरह की हीन भावनाएं डेवलप होती हैं। तो जिसे बोलते हैं कि हमेशा यदि कोई आदमी, सबकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वो अपनी शक्ति से ज़्यादा ट्राई करता है काम करने के लिए, लेकिन यदि आप उन्हें हतोत्साहित करते हैं तो नेगेटिविटी का माहौल रहता है। जी डॉक्टर जैन, आपसे पूछना चाहूँगी कि इलाज के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? सबसे पहले जो स्टेप होता है किसी भी बीमारी का, वो होता है कि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना। जी, कि हम डिप्रेशन को बीमारी के तौर पे पहले मानना ज़रूरी है। जी, क्योंकि आमतौर पे सबका कहना है कि डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। जी 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 जी। तो हमें इस चीज़ को मानना होगा, और एक व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है, जो परेशान है डिप्रेशन से, उसकी सिचुएशन को समझना है। जैसे सर कह रहे थे कि एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना है, सोना है, ये हर किसी को पता है, लेकिन जब आदमी डिप्रेस्ड होता है तो वो नहीं कर पाता है, वो बीमारी है। तो उस चीज़ को इलाज की ज़रूरत है। वहाँ पे हम किसी को ज्ञान देंगे कि आप ये सब करो तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बीमारी है, और उस बीमारी के लिए हमें फिर इलाज की। अब लोगों का ये आमतौर पे धारणा है कि बीमारी, साइकियाट्रिस्ट, डिप्रेशन मतलब दवाइयाँ, मतलब नींद की दवाइयाँ, ये अलग समस्या है। तो वहाँ पे हमें समझना है कि अगर हल्का फुल्का माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का जो डिप्रेशन है वो बिना दवा के ठीक हो सकता है, वो सिर्फ काउंसलिंग से भी मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको समय रहते ठीक नहीं करेंगे तो फिर आप दवाइयों की तरफ जाएंगे, मॉडरेट टू सीवियर। आज के सिचुएशन में 99% डिप्रेशन के पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं 4 से 6 हफ्ते में दवा के साथ और काउंसलिंग के साथ। ये आज का बहुत ही कॉमन बीमारी। दवाइयाँ इतनी एडवांस हो चुकी है, काउंसलिंग की भी इतनी आगे इम्प्रूवमेंट हो चुकी है कि अब 4 से 6 हफ्ते में डिप्रेशन का पेशेंट ठीक हो सकता है। तो जितना समय हम लोगों को ये कहने में लगाते हैं कि अपनी जीवन शैली ठीक करो तब डिप्रेशन ठीक होगा, उतने ही समय में आप ठीक कर सकते हो दवा के साथ और काउंसलिंग के साथ, ताकि फिर वो चीज़ वो कर पाएगा। क्योंकि जब आपका डिप्रेशन चला जाएगा तो कौन व्यक्ति घर में निठल्ला बैठना चाहता है? हर कोई एक्टिव रहना चाहता है। डॉक्टर मिश्रा, आप हमें बताएं, अगर परिवार में कोई तनाव से पीड़ित है तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जी ये समझना जरूरी है परिवार के लिए कि कोई भी व्यक्ति तनाव में है, क्योंकि तनाव के बाद अवसाद आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, यदि परिवार इस चीज़ को समझ लेता है कि कोई व्यक्ति तनाव में है और उसके व्यवहार में परिवर्तन पता लगता है, जैसे कि जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है जिसके अंदर नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके अलावा उसकी भोजन की रुचि या अनरुचि, तीसरा है
उसकी कार्य क्षमता, उस पर प्रभाव पड़ने लगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 बहुत बड़े फैक्टर हैं, जिसमें एक है उसके इमोशन, भावना, दूसरा है उसका थॉट, विचार, और तीसरा है उसका कार्य क्षमता, एक्शन। होता क्या है, यदि व्यक्ति के आपने देखा कि बायोलॉजिकल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसके साथ साथ उसके विचारों के अंदर नेगेटिविटी आ रहा है और ऐसी बातें वो करने लगे जो कि उनकी नेचर से विपरीत है, जिसमें कि होपलेसनेस, निराशावादी बातें और तनाव के चलते ये अवसाद में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर परिवार सबसे पहले तो समय रहते डायग्नोज कर ले, चीज़ों को समझ ले, उसके बाद अगर लगता है जैसा डॉक्टर साहब ने कहा माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर सिम्टम्स, तो अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो इसमें आप अगर मनोवैज्ञानिक से मिलते हैं और वो काउंसलिंग करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या इंटरपर्सनल थेरेपी है, तो कहीं ना कहीं उसके बहुत जल्दी सुधार की आवश्यकता है। लेकिन यदि मॉडरेट और सीवियर है तो उसे मनोचिकित्सक के पास लेके जाना चाहिए और टाइमली उसका इलाज कराना चाहिए। इसके साथ साथ परिवार की तरफ से उस व्यक्ति विशेष को सहानुभूति का वातावरण मिलना चाहिए, पॉजिटिविटी मिलना चाहिए, उनको ये एश्योरेंस देना है कि इस परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ साथ मनोचिकित्सक के पास जाकर वो जो भी दवाई बताते हैं उन सब दवाइयों को रेगुलर अपनी देखरेख में खिलाना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये तो सबको ही होता है, ये उम्र के साथ होता है, ये एक मिथ है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने जो बोला ट्रीटमेंट के पार्ट पे, आज की डेट में मनोचिकित्सा के अंदर इतनी साइंस में रिसर्च हुआ है और इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। और लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस दवाई की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, हम ये दवाई ना लें, हम थोड़े दिन वैसे ही पूजा करके देख लेते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं। तो ऐसे केस के अंदर यदि आप चिकित्सक की राय मानेंगे और समय रहते मरीज को वहाँ लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, यदि उनको कोई मेडिकल इलनेस है जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो उनका निरंतर जांच और चिकित्सक के पास उनका फॉलोअप कराना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर जैन, आप हमें बताएं डिप्रेशन का इलाज कराने के लिए किन किन विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए? देखिए, हर शहर में आज के कंडीशन सिनेरियो में हर जगह एक साइकियाट्रिस्ट तो आमतौर पर है, लेकिन हर शहर में है पर हर कस्बे या हर गांव में नहीं है जी। तो आज के समय शॉर्टेज तो है ही। तो जो आपका जनरल फिजिशियन है WHO के हिसाब से भी और सबके हमारी अंडरस्टैंडिंग, उसको उतना ज्ञान है, कॉम्पिटेंस है कि वो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन जैसे कम से कम 60 to 70% साइकियाट्री बीमारियों को ट्रीट कर सकता है। और वो ये भी बता सकता है कि किस मरीज़ को अब साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कई लोग डायरेक्टली भी जा सकते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास। जो ज़रूरी बात यह है कि हम सबको समझना है कि डिप्रेशन मेडिकल इलनेस है, ये वीकनेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वीकनेस नहीं है, ये इलनेस है। हमें ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति चाह के डिप्रेस नहीं हो सकता। डिप्रेशन शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी ही बीमारी है जो आदमी चाहने से नहीं ला सकता, ना उसको भगा सकता है। तो जब ये होगा तो डॉक्टर आपको ज़रूर समझ पाएगा कि इसको डिप्रेशन है और इसको इलाज की ज़रूरत है। तो इस लाइन में सबसे पहला जो कांटेक्ट है आपका जनरल फिजिशियन, जो आपके सबसे करीबी है, वो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद वो आपको गाइड कर सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हो, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हो। ये सब टीम वर्क है। जो छोटे शहर से लोग आते हैं और शहर में साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज कराते हैं, वो वापस अपने फिजिशियन के पास फॉलोअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको बार बार साइकियाट्रिस्ट के पास ही आना है।
क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास वो आपका एक बार प्लान बना दे, दवा समझा दे, तो आप महीने में एक बार भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लोकल डॉक्टर है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 70-80% बीमारियां लोकल डॉक्टर मैनेज कर सकता है। डॉक्टर मिश्रा, आप हमें बताएं, तनाव के विषय में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, कृपया स्पष्ट कीजिए कि कैसे इनको नेविगेट डील करना चाहिए डे टू डे लाइफ में। देखिए, सबसे ज़रूरी जो है जी, वो इस बात को समझना है जी कि तनाव जी एक किसी भी बीमारी का एक प्रकार है, और जिसके चलते मानसिक रोग आगे आते हैं जी। तो ये किसी को भी हो सकता है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सबसे पहले है जी कि इस बात को मानना कि मुझे तनाव हो रहा है, जिसके चलते मेरे अंदर ये बदलाव आ रहे हैं। प्राय ये देखा गया है कि पहले तो व्यक्ति खुद ही डिनाई करता है, फिर परिवार वाले कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, इन्हें तनाव कैसे हो सकता है, इन्हें अवसाद कैसे हो सकता है। तो मानसिक जो बीमारियां हैं वो जिस प्रकार से किसी भी आदमी को डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसी प्रकार से ये एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके अंदर सिग्नलिंग होती है। वहाँ पे बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये होते हैं। जिस प्रकार से अब कई बार मुझे मरीजों को ये समझाना पड़ता है कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपको समय के साथ पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया और आपके रक्त के अंदर शर्करा की क्वांटिटी बढ़ गई और आपको डायबिटीज़ हो गई। उसी तरीके से यदि आपको कोई भी मानसिक डिसऑर्डर या मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको एक सिरे से खारिज न करें, बल्कि उनको समझें कि ये एक बीमारी है। क्योंकि शुरुआत में लक्षण पता नहीं लगते, धीरे धीरे लोग कहते हैं भाई 4 घंटे तो सो ही रहे हैं, लेकिन जब देखा जाता है तो धीरे धीरे नींद डिस्टर्ब हुई, उसके बाद एपिटाइट, फिर बिहेवियर में डिफरेंस आया। बाद में पता लगता है कि उनका काम करने में मन नहीं लग रहा, सोशल गैदरिंग में वो नहीं जा रहे हैं, एनर्जी लेवल कम हो गया। और इसमें सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो है सुसाइडल आइडिएशन, अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा या उसका प्रयास करना। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है। इसके साथ साथ तनाव में यदि आपको लग रहा है ये लक्षण है, तो जैसा हमने चर्चा किया, जब तक आप मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर जैन ने जैसा बताया, जो फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में जी, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, जो आपको रेगुलर देखते हैं, उनसे कंसल्ट करना सबसे ज़रूरी। चलते चलते डॉक्टर जैन, आपसे एक सवाल, अगर कोई व्यक्ति हमें ये बताता है कि वो तनाव से ग्रसित है, तो हमें उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए जब हमें कोई ये बताए कि वो तनाव से ग्रसित है? आमतौर पे हमें समझना है कि जब भी कोई आपको अपनी मन की बात बता रहा है तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, ताकि उसको ये न लगे कि मैंने उसकी बात सिरे से नकार दी कि तुझे तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, तुझे किस बात का तनाव है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उसकी बात ध्यान से सुननी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है उनको, तो आप उनको सिर्फ ये पूछ सकते हो कि क्या आपको लगता है कि जो भी आपको तनाव है वो आपकी क्षमता से ज़्यादा का तनाव है। हर व्यक्ति को पता है उसका कैपेसिटी क्या है, कितना तनाव वो ले सकता है। लोगों को ये भी पता है कि उस तनाव को डील करने की, को मुकाबला करने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो व्यक्ति आराम से आपको बता सकता है कि जितना मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। और वो सबसे पहला स्टेप है आपको समझने में कि अब ये तनाव नहीं है, ये उदासी या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सुनना है और पूछना है कि आपको क्या लगता है कि ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल स्ट्रेस है, या इससे ज़्यादा है। और बहुत ही
छोटे छोटे प्रश्न ही आपको बता देंगे। उसके लिए बहुत साइकियाट्रिस्ट के जाना चाहिए, उसमें आपको मदद मिलेगी। लेकिन उसके पहले ये छोटे प्रश्न, 2 प्रश्न में ही आपको समझ आएगा कि इसको ज़रूरत है। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि सेल्फ स्टिग्मा जो होता है कि मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती और मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, इस कारण से इलाज में काफ़ी देरी होती है। तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में जिस व्यक्ति को लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर उनको पता चला, तो आजकल सारी जगह पे प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इलाज की सुविधाएं हैं, जो कि सबसे पहला नियम है साइकियाट्री का, जो सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है। आपको इलाज की ज़रूरत है तो आपके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। तो आपका कहना है कि पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है पेशेंट की। बिल्कुल। और ये मेरी नहीं, ये पूरी स्पेशलिटी की खासियत है कि सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है और जो प्रैक्टिस करती है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज़्यादा साइकियाट्री में इंश्योर की जाती है जी। तो उस चीज़ के ऊपर घबराना नहीं है। अपने आप को जितना लेट करोगे आप इलाज के लिए, उतनी दिन ज़्यादा आप परेशान रहोगे। डॉक्टर मिश्रा, आप हमें बताएं, आजकल की स्ट्रेस से भरी हुई इस ज़िंदगी में, जिसमें अभी आप दोनों ने मेंशन किया, जिक्र किया सोशल मीडिया का, कि लोग इतना ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं और इतना स्ट्रेस से भरा हुआ जीवन बिता रहे हैं। ये भी सुनने में आता है कि आज के ज़माने में, आज के दौर में कोई भी ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस से दूर रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके की दिनचर्या की अपेक्षा एक हेल्दी पर्सन से हम कर सकते हैं? कैसे हम एक हेल्दी जीवन यापन कर सकते हैं? हम अपनी दिनचर्या को कैसा बनाएं? देखिए, हम लोगों ने इस पे ऑलरेडी कई बार चर्चा किया है जी। सबसे बड़ी बात यह है, तनाव एक आम जीवन का हिस्सा है और आप तनाव से बच नहीं सकते हैं। तनाव आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 2 तरह का है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है, आपने किसी बच्चे का 12th है, उसका एग्ज़ाम का समय है, तो उसे तनाव होना लाजमी है। अब वहाँ पे ज़रूरी ये है, परिवार का सपोर्ट उसे होना चाहिए, उसको जो जो फैसिलिटी चाहिए वो हमारा काम है प्रोवाइड करना। लेकिन जैसे ही उसका एग्ज़ाम होता है, तुरंत आप देखते हैं रिजल्ट आया, परिवार भी खुश, बच्चा भी खुश और वो तनाव ख़त्म हो गया। लेकिन नेगेटिव जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस है जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कई अलग अलग वेव्स में, जैसे समुद्र में आप लहरें देखते हैं, पता लगा परिवार में कोई बीमार हो गया, फिर फाइनेंशियल इशू आ गया, फिर पता लगा खुद को हेल्थ इशू आ गया। तो आप देखते हैं इस तरीके से जब बार बार ऐसे स्ट्रेसर आते हैं लाइफ में, तो हमारे शरीर के ऊपर उसके दुष्परिणाम पड़ते हैं। जैसे आप देखिए कि सांस की गति तेज हो जाना, टैकीकार्डिया रहने लगना, शुगर का लेवल बढ़ना जी। और अक्सर ये पाया गया है कि जो मेडिकल इलनेस हैं उनके अंदर, जैसे हार्ट अटैक में अभी आप हार्ट की डिजीज़ में सुन रहे हैं जी। कि तनाव अपने आप में हार्ट अटैक नहीं कराता है, लेकिन इस प्रकार की बीमारियों को ये बढ़ा देते, इनकी गति को बढ़ा देते हैं। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि तनाव से आप बच नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि हम क्या करें जिससे कि तनाव से बचा जा सके। दिनचर्या में जैसा हमने बात किया कि यदि आप फिजिकल या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि आपको, जैसे टहलना हुआ, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुआ, इसके साथ साथ योगा मेडिटेशन हुआ, हमारे मस्तिष्क के अंदर अपने आप हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिन्हें बीटा एंडोर्फिन बोलते हैं संक्षेप में थोड़ा जी। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा आप तनाव से बच सकते हैं। परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और संवेदना एक दूसरे के साथ व्यक्त करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऐसे लगता है कि आप दोनों से अभी बहुत सी बातें करना बाकी है, पर आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी डिप्रेशन के बारे में, उसके लिए आप दोनों का असीम शुक्रिया।
डिप्रेशन एक गंभीर स्थिति है, लेकिन इसका इलाज संभव है। अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो इलाज लेने में संकोच न करें। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करें। याद रखिए, मदद लेना ताकत का संदेश है, कमज़ोरी का नहीं। इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।